गहरी रात थी। हवा में तपिश नहीं बल्कि एक अजीब सी सहरन थी। रेत के अनंत समंदर जैसे फैले हुए थार के रेगिस्तान में दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। आकाश में सितारे टिमटिमा रहे थे, पर उनकी चमक भी आज किसी रहस्य से डरी हुई लग रही थी। कहते हैं कि इस वीराने में एक ऐसी कहानी दबी है जो समय ने मिटाने की कोशिश की, पर रेत की लहरों ने उसे अपने अंदर छुपा लिया, हमेशा के लिए। लोग आज तक नहीं जानते कि वो सिर्फ कहानी है या किसी की चीखों और परछाइयों का सच। सालों से नगमा का खोया किला सिर्फ दंतक था माना जाता था, पर सत्य वही होता है जिसे कोई टालना चाहे। और इसी सत्य की खोज में आया अरहान खान, एक युवा शोधकर्ता जिसे इतिहास की अनकही पर डरावनी गुत्थियां सुलझाने का शौक नहीं, जुनून था। उसने अपनी जीप को रेत में रोकते हुए सामने दिख रही धुंधली सी टूटी मीनार को देखा। दूर से लग रहा था मानो कोई नश्वर स्थान नहीं, बल्कि समय के हाथों टूटी हुई शापित दुनिया का दरवाजा। ठंडी सांस भरते हुए उसने कंपकंपाती आवाज में फुसफुसाया, यही है, शायद यही वो रहस्य दफन है जिनके लिए मैं जन्मा हूँ। चारों तरफ से रेत ऐसे फिजाओं में घूम रही थी मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे चेतावनी दी हो। अचानक रेत की तेज लहरों के साथ कानों में किसी स्त्री की रुलाई सुनाई दी, धीमी, टूटी, दर्द भरी। अरहान रुक गया। उसकी धड़कनें अनियंत्रित ढोल की तरह बजने लगीं। कौन है? उसकी आवाज हवा में गुम होकर वापस उसके कानों तक डरा कर लौटी, मगर जवाब में सिर्फ वही रुलाई, और उसके बाद किसी धातु के घिसटने की डरावनी घर घर आवाज। उसने हिम्मत जुटाते हुए आगे कदम बढ़ाए। मीनार की पूरी संरचना टूट चुकी थी, पर एक पुराना काई लगा दरवाजा अब भी जस का तस था। दरवाजे के बीचों बीच किसी स्त्री की आंखों जैसा निशान उकेरा हुआ था। ऐसा लगता था मानो वो आंखें जीवित हो, उसे घूर रही हों। अरहान ने टॉर्च निकाली और दरवाजा हल्का सा धक्का दिया। धक्क! एक भयानक प्रतिध्वनि गूंजी। दरवाजा धीरे धीरे चरमराया और एक बदबूदार, अंधेरा, तिल तिल रुला देने वाला रास्ता सामने खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही दीवारों पर बने चित्र उसकी नजर में आए। उनमें एक बेहद सुंदर, बादशाही पोशाक पहनी हुई स्त्री थी, जिसका नाम राजकुमारी नागमा बताया गया था। पर हर चित्र के किनारों पर काली लपटें, चिल्लाते हुए सैनिक और रेत में धंसते लोग भी दिखाए गए थे, मानो कोई भयावह राजद्रोह हुआ हो। अरहान आगे बढ़ते बढ़ते अचानक रुक गया। सामने एक पुराना पत्थर का तख्त पड़ा था, जिस पर लिखा था, जो भी इस द्वार से आगे जाएगा वो सत्य पाएगा, पर खुद को खो देगा। अचानक पीछे किसी ने जैसे सांस ली। अंधेरा और घना होने लगा। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और एक स्त्री की फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम बहुत देर से आए हो, अरहान। उस आवाज ने अरहान की रीढ़ में बर्फ सा ठंडा एहसास उतार दिया। उसने तुरंत टॉर्च को कसकर थामा, मानो रोशनी ही उसका आखिरी हथियार हो। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ गूंज और धड़कनों की आवाज। मैं पागल नहीं हूं, मैंने किसी को सुना है, वह बड़बड़ाया। अचानक दीवार पर बने चित्रों के रंग हल्के हल्के चमकने लगे, जैसे उनमें नई नई जान भर रही हो। उन चित्रों में वही स्त्री, राजकुमारी नागमा, अब स्थिर नहीं थी। उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, और उसकी आंखें, उनमें दर्द, क्रोध और किसी गहरे अपमान की अंधेरी कहानी तैर रही थी। अरहान ने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? कमरे की फर्श के नीचे अचानक कंपन हुआ, धूल उड़ने लगी और पत्थरों के बीच से एक पुरानी पायल जैसी झंकार सुनाई दी, न धीमी न तेज, लेकिन उतनी नियंत्रित कि लगता था मानो कोई अदृश्य नर्तकी उसी फर्श पर धीमे धीमे कदम चला रही हो। जैसे ही पायल की आवाज थमी, उसके सामने पत्थर की दीवार फटने लगी और वहां से एक संकरी चमकती हुई राह दिखाई दी।
उस राह से नीले और पीले रंग की आभा फैलने लगी। हवा में केसर और पुरानी मिट्टी की सुगंध मिलकर एक अजीब सा सम्मोहन पैदा कर रही थी। बिना सोचे समझे अरहान उस राह की ओर बढ़ा। शायद खोज का जुनून अब डर से कहीं ज्यादा हावी था। अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक विशाल भव्य कक्ष था, टूटा फूटा, लेकिन सोने, चांदी, नीलम, मानिक और पन्ना से जड़ा हुआ। छत पर लटकते झूमरों के हिस्से अब भी चमक रहे थे, जैसे समय भी उनकी चमक नहीं चुरा सका। बीच में एक गहरे नीले पत्थर की गोल मेज पर एक तिलिस्मी पुस्तक रखी थी, जिसकी जिल्द ऊंट की चमड़ी से बनी प्रतीत होती थी। पन्ने स्वयं हवा में फड़फड़ाने लगे। पहला पन्ना खुला और सुनहरे अक्षरों में लिखा था, राज्य नहीं, प्रतिशोध जन्म देता है किंवदंतियों को। अरहान का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने आगे पढ़ा, राजकुमारी नागमाह कभी एक साधारण राजकुमारी नहीं थी। उसके पास सौंदर्य, शक्ति और विद्या तीनों का वरदान था। वह केवल तलवार ही नहीं, मंत्रों और तंत्रों का भी ज्ञान रखती थी। उसका राज्य समृद्ध था, परंतु चारों ओर के साम्राज्य उससे ईर्ष्या रखते थे। इतिहास के अनुसार राजा की मृत्यु के बाद उसके राज्य के सेनापति और मंत्रियों ने विश्वासघात किया। वे नागमाह को हटाकर सत्ता चाहते थे। उन्होंने झूठा षड्यंत्र रचा, नागमाह पर जादू टोना, तंत्र विद्या और शाप देने का आरोप लगा दिया। लोगों ने अपनी रानी पर ही धिक्कार फेंका और उसे इसी रेगिस्तान में जला दिया गया। लेकिन उसकी आत्मा जलकर नहीं मरी, बल्कि तंत्र विद्या के कारण इस रेत में बंध गई, अनाथ, अपमानित और तिल तिल जलती हुई। किताब के शब्द अचानक खुद ब खुद मिटने लगे, फिर पन्ने फटने लगे और किताब की जिल्द ऐसे खुली जैसे भीतर से कुछ बाहर निकलने वाला हो। अचानक कमरे में ठंडी हवाओं का भयंकर तूफान उठा। झूमर जोर जोर से हिलने लगे और एक स्त्री आकृति धुएं से बननी शुरू हुई। लंबी कद वाली, गहरा नीला लहंगा, माथे पर सोने का ताज और आंखें अंगारों से भी तेज चमकती हुई। वह देखते ही समझ गया, वो राजकुमारी नागमाह की आत्मा थी। अरहान घुटनों के बल गिर पड़ा। मैं इतिहास की सच्चाई जानने आया हूं। मैं तुम्हें गलत सिद्ध करने नहीं आया, उसने धड़कते दिल से कहा। नागमाह की आवाज में तलवार की धार थी। लोगों ने मुझे दुष्ट साबित किया, पर असल दुष्ट वे थे जिन्होंने मेरे राज्य को धोखा दिया। इस रेगिस्तान की हर रेतकण में मेरे आंसू और चीखें कैद हैं। उसने हाथ उठाया और हवा में रेत का तूफान घूमने लगा। रेत गोल गोल घूमकर दृश्य बनाने लगी। उन दिनों की झांकी, विश्वासघाती सेनापति, मंत्रियों की गुप्त बैठकें, नागमाह को पकड़कर बांधना, जनता की भीड़, और फिर वह रात जब आग का विशाल चिता तैयार किया गया। आग ने उसके शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को कैद किया, तंत्र विद्या के सूत्रों के कारण। नागमाह चिल्लाई, मैं बदला लूंगी, लेकिन मेरे शाप को तोड़ने वाला सिर्फ वही होगा जो सत्य के लिए नहीं, मेरे सम्मान के लिए लड़ेगा। अरहान ने कांपते स्वर में कहा, मैं तुम्हारा सम्मान लौटा सकता हूं, लेकिन कैसे? नागमाह की आंखें धीरे धीरे शांत हुई, पर उनमें अभी भी उतना ही दुख था। रेगिस्तान में दफन 3 निशान ढूंढो। वे मेरे सत्य के 3 आधार हैं। उन्हें कोई पुनः जोड़ सके तो मेरा नाम इतिहास में पुनर्जीवित हो जाएगा। लेकिन सावधान, हर निशान पर पहरा सिर्फ मनुष्यों का नहीं, उन श्रापित प्राणियों का भी है जो अपने पापों के साथ यहाँ जिंदामृत अवस्था में कैद हैं। अरहान ने सिर उठाया, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। नागमाह ने धीरे से मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें स्नेह भी था और सावधानी का संकेत भी। पहला निशान इसी किले के दक्षिणी तहखाने में है। वह एक खूनी पहरेदार की निगरानी में है। तभी हवा से एक गहरी गुर्राहट सुनाई दी। कमरा अचानक हिलने लगा। दीवार के पीछे से किसी विशाल जीव के कदमों की आवाज पास आ रही थी, और अरहान समझ गया, अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं, बस आगे और भी गहरे अंधेरे की ओर। अंधेरा और गहरा होता गया। रेत की दीवारें जैसे धीमे धीमे अरहान के चारों ओर सिमटने लगी।
मानो यह किला उसके साहस की परीक्षा ले रहा हो। उसकी सांसें तेज थीं, पर आंखों में एक विचित्र दृढ़ता थी। वह जानता था, सिर्फ इतिहास का पन्ना खोलना उसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि सदियों से फंसी एक आत्मा की न्यायिक पुकार को पूरा करना अब उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। नागमाह की धुंधली आकृति धीरे धीरे पीछे हट चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज अभी भी हवा में तैर रही थी। डर मत। सत्य की राह कभी आसान नहीं होती, पर विजेता वही होता है जो अपने डर से आगे देख सके। अरहान ने गहरी सांस ली और अपने बैग से एक छोटा सा स्टील का टॉर्च और पुराना सर्वाइवल नाइफ निकाला। उसने दक्षिण की तरफ बढ़ना शुरू किया, जहां एक टूटा फूटा मेहराबी रास्ता नजर आ रहा था। फर्श की दरारों में से ठंडी धुंध उठ रही थी, मानो नीचे किसी अज्ञात शक्ति का अड्डा हो। जैसे ही कदम आगे बढ़े, दीवारों पर लगी मशालें खुद ब खुद जलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्ग तय कर रही हो। मशालों की लौ हरी थी, सामान्य पीली नहीं, जिसने माहौल को और भी भूतहा बना दिया। कुछ मिनट बाद अरहान एक भव्य पत्थरीले दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर एक शेर के आकार की नक्काशी थी, जिसकी आंखों में लाल मानिक जड़े थे और उसके पैरों के नीचे तलवार व ताज के प्रतीक खुदे थे। दरवाजे के बीच लिखा था, खून के साक्षी को बिना खून दिए नहीं खोला जा सकता। अरहान का दिल धड़का। उसने सोचा कि शायद ये चेतावनी मात्र हो, पर अचानक दरवाजे के दोनों ओर से तेज सिसकियों जैसी आवाजें आने लगी। दीवारों से धुंध की आकृतियां बनने लगीं, कुछ अधजली, कुछ जख्मी और कुछ बिना चेहरों के। उनकी कराहें और फुसफुसाहटें भयानक थीं। हमें बचा लो, हमें मुक्ति दो। नागमाह निर्दोष थी। खून के बिना द्वार नहीं खुलेगा। अरहान ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने नाइफ से अपनी हथेली पर छोटी सी खरोंच लगाई। कुछ बूंदें दरवाजे के केंद्र पर टपकी। अचानक जमीन एकदम हिल उठी। शेर की आंखें लाल मानिक से जलती हुई ज्वाला में बदल गईं। दरवाजा धीरे धीरे गर्जना करते हुए खुला। अंदर एक गहरी सुरंग थी, जहां हवा में पुराने लहू और मिट्टी की गंध थी। वह सावधानी से अंदर गया। सुरंग का अंत एक विशाल कक्ष पर हुआ, जहां जमीन पर पुरानी धातु की जंजीरें पड़ी थीं। बड़ी लोहे की मूर्तियां थीं, जिनके चेहरे भयावह, आंखें खाली और हाथों में पुराने हथियार थे। कक्ष के मध्य में काले कांच के अंदर एक सुनहरी वस्तु चमक रही थी। पहला निशान। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, तभी जोरदार धमाके के साथ जंजीरें खुद ब खुद उठने लगीं और मूर्तियां जीवित शरीरों की तरह खड़ी होकर उसकी ओर देखने लगीं। उनकी आंखों में अब खालीपन नहीं था, बल्कि लाल जलती हुई अग्नि चमक रही थी। एक गहरी, गरजती हुई आवाज गूंजी, वापस मुड़ जा। जो जीवित है वह मृत से लड़ नहीं सकता। अरहान का दिल डर से कांप गया, लेकिन उसने अपने मन में नागमाह का दर्द याद किया। उसने जवाब दिया, मैं मृत्यु से नहीं, झूठ से लड़ने आया हूं। इतना सुनते ही सबसे आगे खड़ी मूर्ति ने धारदार तलवार उठाई और अरहान की ओर झपटी। अरहान बगल में छलांग लगाकर बचा, लेकिन एक दूसरा पत्थरीला प्राणी गरजते हुए उसकी ओर लपका। अरहान ने अपने दिमाग और गति दोनों का इस्तेमाल किया। उसने अपनी टॉर्च तेज रोशनी में मूर्तियों की आंखों पर फेंकी। कुछ पल के लिए वे ठिठक गईं। तभी उसे याद आया, नागमाह जादू और प्रकाश विद्या जानती थी। शायद सत्य की दिशा में प्रकाश ही ढाल बन सकता है। उसने टॉर्च की रोशनी को और तेज किया और वॉइस रिकॉर्डर चालू कर चिल्लाया, नागमाह निर्दोष थी, सच्चाई जिंदा है। उसकी आवाज कक्ष में गूंजने लगी। मूर्तियां एक एक करके टूटने लगीं, जैसे सत्य की ध्वनि ने उनका अभिशाप चूर कर दिया हो। जंजीरें जमीन पर गिर गईं। कमरा शांत हो गया। अरहान ने कांच का वह केस उठाया, जिसमें पहला निशान एक सोने का आधा अमूल्य लॉकेट था, जिस पर नागमाह का राजकीय प्रतीक खुदा हुआ था। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके कानों में नागमाह की आवाज उभरी, यही पहला सत्य है। जिसने मुझे धोखा दिया वही कभी रक्षक कहलाता था।
दृश्य अचानक बदल गया। उसे एक धुंधला चित्र दिखा, राजकुमारी और एक सेनापति। सेनापति उसके बहुत करीब और विश्वासपात्र। फिर वही सेनापति गुप्त रूप से मंत्रियों के साथ बैठा योजनाएं बना रहा था। अरहान समझ गया, विश्वासघात की जड़ें महल के भीतर से निकली थीं। अब पहला निशान उसके पास था और उसकी आंखों में पहले से अधिक दृढ़ निश्चय। जैसे ही वह बाहर निकलने लगा, सुरंग अपने आप रोशन होने लगी, पर इस बार रोशनी हरी नहीं, नीली थी, जैसे कोई शक्ति उसके साहस की सराहना कर रही हो। सुरंग के बाहर पहुंचते ही रेगिस्तान की हवा अचानक बहुत भारी और उदास हो गई और ऊपर आसमान से बिजली की एक लंबी लकीर गिरी। अरहान आसमान की ओर देखते हुए बोला, नागमाह, मैं रुकने वाला नहीं हूं। दूर क्षितिज पर रेगिस्तान की रेत अचानक काली होने लगी, मानो अब असली परीक्षा शुरू होने वाली हो। अगला निशान कहाँ है, यह केवल तंत्र और रेत की भाषा ही बताएगी, और वह भाषा अभी तक किसी इंसान ने पूरी तरह समझी नहीं। अरहान ने काले आसमान की ओर देखा, जहां बादलों की आकृतियां किसी अजीब रहस्यमयी भाषा की तरह एक दूसरे में घुल मिल रही थीं। रेगिस्तान की रेत अब सुनहरी नहीं रही, उसमें गहरा नीला और धूसर रंग दिखाई देने लगा था, जैसे ग्रहण पड़ गया हो। हवा की आवाज अब सामान्य लहरों जैसी नहीं थी, बल्कि वह किसी मंत्रोच्चार की प्रतिध्वनि जैसी लग रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे रेगिस्तान खुद एक जीवित सत्ता बन चुका हो, जो हर कदम, हर सांस और हर विचार पर निगरानी रख रही हो। अरहान धीरे धीरे लौटकर मुख्य कक्ष की ओर बढ़ा। नागमाह की धुंधली आकृति फिर से उसके सामने उभरी, पर इस बार उसकी आंखों में हल्की चमक और चेहरे पर थोड़ा सा संतोष दिख रहा था। शायद सदियों के बाद पहली बार। तुमने पहला सत्य पा लिया, अरहान। उसकी आवाज इस बार पहले जैसी पीड़ा से भरी नहीं थी, उसमें उम्मीद की धीमी रोशनी शामिल थी। अरहान ने हाथ में पकड़ा आधा लॉकेट दिखाते हुए पूछा, अब दूसरा संकेत कहाँ मिलेगा? नागमाह की आकृति धीरे धीरे घूमी और उसकी आंखें रेगिस्तान के उत्तरी क्षेत्र की ओर उठीं। हवा और धुंध ने दिशा का स्पष्ट संकेत दिया। वह जहां रेत रात को निगलती है और जहां लौटकर कोई मानव कभी सुबह नहीं देख पाता, वहां मौन का दफन द्वीप। दूसरा संकेत उसी की गोद में है। ये सुनकर अरहान का दिल फिर से भारी हो गया, पर उसका इरादा डगमगाया नहीं। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं, पीछे नहीं हटूंगा। नागमाह की आकृति एक पल के लिए स्थिर हो गई, मानो उसके भीतर वर्षों बाद कोई भावनात्मक लहर उठी हो। सावधान रहना। दूसरा संकेत सिर्फ सत्य नहीं, किसी के पश्चाताप की अंतिम सांस भी समेटे हुए है। जैसे ही उसकी आकृति धुंधली पवन में खोने लगी, रेगिस्तान की रेत ने उसके शब्दों को मानो दोहराया। पश्चाताप, अंतिम सांस, मौन का द्वीप। अरहान के कदम अब उत्तर की ओर थे। रात गहरी हो चुकी थी, पर वह ठहरा नहीं। रेगिस्तान की रेत अब ठंडी होने लगी थी, जैसे गर्मी का नियम यहां लागू नहीं होता था। कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसे जमीन पर उभरी हुई बेहद पुरानी, पतली, रहस्यमयी आकृतियां दिखीं, जैसे प्राचीन जनजातियों द्वारा बनाए गए संकेत। उनमें से एक आकृति एक नाव जैसी दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरी एक मुख रहित चेहरा। मौन का द्वीप, उसने स्वयं से फुसफुसाया। कुछ देर आगे बढ़ने पर रेत अचानक कठोर पत्थरीले भूभाग में बदल गई। वहां एक पुराना, जीर्ण शीर्ण लकड़ी का ढांचा था, जो एक नाव जैसा तो लग रहा था, पर सच में नाव नहीं। शायद कभी पानी होता था, पर अब सिर्फ रेत। अचानक हवा ने उसके कानों में कुछ फुसफुसाया, इसे चलाओ, नहीं तो रात पूरी हो जाएगी। अरहान समझ नहीं पाया कि रेत में नाव कैसे चल सकती है, पर वातावरण ने जैसे स्वयं उसका मार्ग निर्धारित कर दिया। उसने उस पर बैठकर आगे धक्का दिया, और अविश्वसनीय रूप से नाव रेत पर फिसलने लगी, जैसे रेगिस्तान खुद उसे धक्का दे रहा हो। कुछ ही क्षणों में रेत के विस्तार में घूमता हुआ एक विशाल गोलाकार चक्र दिखाई दिया। वह सामान्य रेत नहीं थी,
बल्कि उसमें चुंबकीय खिंचाव था जो सब कुछ अपने भीतर निगलने के लिए तैयार था। यही था मौन का दफन द्वीप। यह स्थान पूरी तरह शांति से भरा हुआ था, इतनी गहरी खामोशी कि अपना दिल धड़कना भी आवाज लगे। रेत यहाँ काली थी, मानो रात का हिस्सा हो। जमीन पर कई नाम और आकृतियां उभरी थीं। शायद वे लोग जो कभी लौटकर नहीं गए। अरहान ने कदम रखते ही हवा में एक करुण आवाज सुनी। किसी ने हमें याद नहीं किया। उसने पीछे मुड़कर देखा। आधी जल चुकी आकृतियां, रेत में धंसे हाथ, बिखरी चूड़ियां, टूटे पत्थर, तलवारें और मुखौटे। इस जगह को देखकर लगता था जैसे यह पापों की समाधि हो। अचानक काली रेत का एक हिस्सा हिलने लगा और उसमें से एक आकृति उभरी। एक वृद्ध पुरुष का चेहरा, आंखों में अपार पश्चाताप, होठों पर टूटे शब्द। मैं सेनापति जारेक। मैंने ही उसे जलाने का आदेश दिया। अरहान समझ गया, ये वही था जिसका दृश्य उसने पहले देखा था। पर अब वह मनुष्य नहीं था, सिर्फ पछतावे का जीवित मलबा। जारेक ने कांपती आवाज में कहा, दूसरा संकेत मेरी अंतिम स्वीकारोक्ति में छिपा है। रेत अचानक उसे निगलने लगी। अरहान डर के बावजूद करीब गया। सत्य बताओ, तुमने विश्वासघात क्यों किया? जारेक की आंखों से रेत के आंसू गिरने लगे। मेरा अपराध सत्ता नहीं, प्रेम था। मैं नागमाह से प्रेम करता था, लेकिन वह मुझे नहीं, उस राजा के पुत्र को चाहती थी। मैंने प्रेम की लड़ाई को प्रतिशोध समझ लिया और उसे पूरे राज्य की सजा दे दी। रेत ने उसका शरीर लगभग पूरा ढक लिया। दूसरा संकेत मेरी तलवार की मूठ में। उसके शब्द समाप्त होते ही उसका शरीर रेत में विलीन हो गया। अरहान ने चारों ओर देखा और पास की टूटी तलवार को उठाया। उसकी मूठ खोलते ही उसमें एक और टुकड़ा पाया गया, लॉकेट का दूसरा हिस्सा। अचानक रेत गरजने लगी और पूरी धरती डगमगाने लगी। रेगिस्तान जैसे क्रोधित हो उठा हो, जैसे किसी ने बड़ा राज छेड़ दिया हो। आकाश में बिजली कड़कने लगी, पर यह बिजली प्राकृतिक नहीं, नीले और लाल रंग की गूंजती हुई आत्मिक विद्युत थी। अरहान ने दोनों टुकड़े कसकर पकड़ लिए और उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि अब असली खेल शुरू होगा। 2 टुकड़े मिल चुके थे। तीसरा टुकड़ा नागमाह की आत्मा को मुक्त ही नहीं करेगा, बल्कि पूरी दुनिया को हिला देने वाला सच जगाएगा। और वह सच शायद सिर्फ इतिहास नहीं, किसी अधूरी प्रेम गाथा का खूनी अंत भी हो सकता है। अरहान के हाथों में अब उस लॉकेट के 2 टुकड़े थे, एक सत्य, एक पश्चाताप। रेगिस्तान अब पहले जैसा शांत नहीं था, बल्कि किसी उग्र ज्वालामुखी की तरह भीतर धधक रहा था। हवा में ऐसे कण तैर रहे थे मानो वे रेत नहीं, बल्कि सदियों से जमी पीरा की भस्म हो। रात का आसमान अब तारों से नहीं, बल्कि काले धुएं और भयावह लाल चमक से भरा था। इस पूरे रेगिस्तान में ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे अदृश्य सेनाएं अपने अपने स्थान पर खड़ी हो चुकी हों और बस संकेत की प्रतीक्षा कर रही हों। अरहान ने रेत में गिरते हुए कहा, आखिरी टुकड़ा कहाँ है? अब और समय नहीं बचा। तभी एक भयावह परंतु भव्य बिजली क्षितिज पर गिरी और नागमाह की आकृति फिर से प्रकट हुई। इस बार वह पहले से भी अधिक स्पष्ट, अधिक शक्तिशाली और अधिक दिव्य दिखाई दे रही थी। फ्लोटिंग धुंध अब शाही आभा में बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर कालिख और आंसुओं की छाप जरूर थी, पर आंखों में दृढ़ निश्चय की ज्वाला जल रही थी। तीसरा टुकड़ा वही है जहां मेरे हृदय की आखिरी धड़कन दफन हुई, उसी स्थान पर जहां मुझे जीवित जलाया गया था, नागमाह ने कहा। अरहान धीरे धीरे खड़ा हुआ। तो मुझे जाना होगा उसी स्थान पर जहां तुम्हारी दुनिया खत्म हुई थी। नागमाह ने सिर हिलाकर कहा, नहीं अरहान, वह स्थान मृत्यु और श्राप की सीमा से जुड़ा है। वहां हर आत्मा नहीं, बल्कि परम सत्य ही प्रवेश कर सकता है। तुम्हें निर्णय देना होगा कि तुम इतिहासकार हो या उद्धारकर्ता। यह सुनते ही अरहान ने पल भर आंखें बंद की। उसकी सांसें भारी थी पर आवाज स्थिर। मैं इंसान हूँ,
पर न्याय से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। रेगिस्तान की सतह पर अचानक एक विशाल गोलाकार रेत का भंवर बना, जो एक गुप्त द्वार की तरह खुलने लगा। उसके अंदर एक प्राचीन चौकी, एक टूटा हुआ तख्त और जले हुए अवशेष दिखाई देने लगे। वहां की हवा मौत जैसी ठंडी और मौन थी। यह वही स्थान था जहां नागमाह को बिना अपराध जलाया गया था। अरहान धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा पर कोई भार रखा जा रहा हो। उसी राख के पास उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी, रेत के नीचे से जैसे कोई सुनहरी किरण उठ रही हो। उसने हाथ बढ़ाकर मिट्टी हटाई। उसके हाथों में तीसरा और अंतिम टुकड़ा आ गया, बेहद खूबसूरत किंतु दर्द से भरा हुआ। जैसे ही उसने लॉकेट के तीनों हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ना शुरू किया, आकाश गर्जना करने लगा। रेगिस्तान में घने धुएं का तूफान उठ खड़ा हुआ। नगाड़ों जैसी ध्वनि हर ओर गूंजने लगी। नागमाह की आकृति और स्पष्ट हुई। अब वह रो नहीं रही थी, वह पुनर्जन्म की दहलीज पर खड़ी थी। अरहान ने तीनों हिस्सों को जोड़ते हुए कहा, ये ताबीज तुम्हारा नहीं, तुम्हारे सत्य का स्वर्ण सील है। जैसे ही अंतिम हिस्सा जुड़ा, एक भव्य स्वर्णिम ऊर्जा का प्रकाश पूरे रेगिस्तान में फैल गया। रेत के हर कण से चिंगारियां निकलीं। मृत आत्माओं की जंजीरें टूटने लगीं। क्रंदन शांत होने लगा। किला, भंवर, धुंध सब धीरे धीरे उज्ज्वल प्रकाश में बदलने लगे। नागमाह की आकृति अब धुंधली नहीं, बल्कि पूर्ण शाही स्वरूप में चमक उठी। उसके माथे पर ताज, आंखों में तेज और चेहरे पर वो शांति थी, जो सदियों से उससे छिनी हुई थी। उसने अरहान की ओर देखा। तुमने मुझे मुक्त ही नहीं किया, मुझे मेरा सम्मान लौटाया है, लेकिन एक अभिशाप अब भी है। सत्य वापस आने पर इतिहास बदलता नहीं, पर भविष्य को बदलने की शक्ति जाग जाती है। तुम यह शक्ति संभाल कर रखोगे या नष्ट करोगे? अरहान ने दृढ़ होकर कहा, यदि सत्य को मिटाना ही शक्ति है, तो मैं दुर्बल रहना पसंद करूंगा। सत्य जितना सुंदर है, उतना ही जरूरी भी। नागमाह की आंखों में गर्व उतर आया। तुम इतिहासकार नहीं, वह योद्धा हो, जिसके लिए सत्य हथियार है। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उसके सिर पर रखा। एक शीतल प्रकाश अरहान के शरीर में प्रवाहित हुआ, जैसे उसे एक दुर्लभ वरदान दिया गया हो। अब मैं इस संसार से मुक्त होकर उस लोक में जाऊंगी जहां न्याय समय का कैदी नहीं होता, उसने मुस्कुराकर कहा। कुछ क्षण बाद उसकी पूरी देह स्वर्णिम प्रकाश में बदल गई और आकाश में विलीन होने लगी। पर जाते जाते उसने अंतिम शब्द छोड़े, यदि फिर कभी असत्य मानवता पर राज करने लगे, रेगिस्तान फिर जाग उठेगा और तुम सत्य के संरक्षक बनोगे। अरहान वहीं खड़ा रह गया। रेगिस्तान अब शांत था, पर वह शांति भय की नहीं, मुक्ति की थी। सुबह की पहली किरण जब रेगिस्तान पर पड़ी, तो कहीं भी भय, चीख या अभिशाप का नामो निशान नहीं था। बस हवा में एक पवित्र शांति और रेत पर चमकता हुआ स्वर्णिम ताबीज, जो अब एक इतिहासकार नहीं, बल्कि सत्य रक्षक के पास था। अरहान धीरे से मुस्कुराया, ताबीज को अपने सीने से लगाया और बोला, कहानियां कभी मरती नहीं, वे बस अपने योग्य लेखक की प्रतीक्षा करती हैं।